अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कौन जानता था कि अरब इस दर्जा गिर जाएंगे। ये नंगे पैरों वाले नंगे बदन भूखे अरब आज हरम की बदौलत कहाँ जा पहुँचे और भूल गए कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि उन पर वो वक्त भी आएगा जब इनकी लाशों से रेगिस्तान और सरजमीन अरब अटी पड़ी होगी। हत्ता कि एक परिंदा तवील परवाज़ के बाद भी ज़मीन ना पाकर थकन से गिर पड़ेगा तो एक लाश पर ही गिरेगा। ये गिडरिए, ये ऊँटों के चराने वाले, इन्हें अल्लाह ने तौहीद के बदले इज़्ज़त दी और ये वक्त के सबसे बड़े मुशरिक के सर पर ताज सजा रहे हैं। वो जो कश्मीर में गले काट रहा है उसके गले लगकर गले में हार पहना रहे हैं। वो जो बगल में छुरी का तकल्लुफ़ तर्क करके कश्मीरियों के कत्ल के लिए छुरियां बांट रहा है उससे बगलगीर हो रहे हैं। इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं, ये क्यों किया जा रहा है? ये सिर्फ फाइनेंशियल बेनिफिट्स के लिए नहीं है। ये मोदी और जो यूएई का हुक्मरान ख़ानदान है उनके दरमियान कोई ऐसी खुफिया बात, या यूं कह लें मोदी के पास सऊदी शाही ख़ानदान का ऐसा राज था जो ये तय पाया कि मोदी ने इस वक्त खामोश रहना है, इस पर पर्दा डालना है, इसलिए मोदी को इतना ज़्यादा प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। वो बात क्या है? वो बात जो सामने आ रही है ये कहानी है दुबई के अमीर की बेटी शेखा लतीफ़ा की, जो अमारात के हुक्मरान मोहम्मद बिन राशिद अल मख्तूम की बेटी हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने आज़ादी की ज़िंदगी जीने के लिए मुल्क से भागने की कोशिश की। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तमाम दोस्तों को बता दूं ये खबर बिल्कुल सच है। BBC उर्दू पर 6 मई 2016 को शाया हो चुकी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और स्क्रीनशॉट आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। शहज़ादी ने फ्रांस के इंटेलिजेंस के एक साबिक अफसर एरवे जोबियर से रब्ता किया था। उस शख्स का दावा है कि कई बरस पहले वो खुद एक बुरके में दुबई से भागने में कामयाब हुआ था। उसे ऐसा इसलिए करना पड़ा था क्योंकि उसके मुताबिक एक कारोबारी मुआहदे में कुछ तलखियाँ पैदा हो गई थी और उस पर खुर्द बुर्द के इल्ज़ामात लगाए गए थे। वो बताता है कि शेखा लतीफ़ा भी इसी तरह से भागने का इरादा रखती हैं जैसे वो भागा था। वो किसी तरह इंटरनेशनल पानियों तक पहुंच गया। वहां पर उसके लिए एक बोट तैयार खड़ी थी जो इसे अगली जगह पहुंचाने के लिए तैयार थी जहां वो जाना चाहता था। अब ये बंदा 2009 में वहां से भागता है, लेकिन इस दौरान एक नई स्टोरी जन्म लेती है। उसी वक्त दुबई के बादशाह शेख राशिद बिन अल मख्तूम की बेटी, जो कि यूएई की ज़िंदगी से तंग होती है, वो भी भागने का प्लान बनाती है। अब चूँकि उसके पास रॉयल पासपोर्ट हैं और ये ऑफिशियली यूएई से बाहर नहीं जा सकती, जहाँ भी पासपोर्ट चेक होंगे पता चल जाएगा ये तो बादशाह की बेटी है। और ऐसा भी कई बार हुआ कि उसे महल में कैद कर दिया गया और घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता। वो इस ज़िंदगी से तंग आ चुकी है। इसे उस जासूस की स्टोरी का किसी तरीके से पता चला तो दुबई के बादशाह की बेटी ने उस जासूस से रब्ता किया कि मैं यहाँ से निकलना चाहती हूँ, मेरी मदद करो। जो जासूस यूएई से निकला था उसने ये समझा कि शायद मुझे ट्रैप किया जा रहा है और ये समझा कि मुझ पर बहुत ज़्यादा कर्जा वाजिबुल अदा है और मुझे यूं ट्रैप करके सज़ा दिलवाने के लिए वापस बुलवाने की ये चाल है। वो थोड़ा डरता रहा, लेकिन उसने रब्ता किया और ईमेल के ज़रिए जवाब दिया। ईमेल का तबादला होता रहा। इसी दौरान 6 साल गुजर गए और वो लड़की ये फ़ैसला ना कर सकी कि उसे भागना चाहिए या नहीं। अब हुआ ये कि जब उस लड़की ने भागने का फ़ाइनल फ़ैसला किया तो उसने एक वीडियो बनाई जिसमें उसने कहा कि मुझे यहाँ कैद किया जाता है, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। उस लड़की का ये प्लान था कि वो किसी तरह से अमेरिका में पॉलिटिकल असाइलम अप्लाई कर दे। वो जासूस जिस तरह भागा था उसने इसी तरह अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल करते हुए इस लड़की को किसी न किसी तरह इंटरनेशनल पानियों तक पहुँचा दिया। वहाँ मसला ये हुआ कि जो भी इनका जहाज़ था, ये छोटी बोट भागने के लिए इस्तेमाल हुई थी। जिस जगह पर पहुंची थी वहां इंडियन आर्मी के शिप भी पहुंच गए, साथ ही यूएई की आर्मी के लोग भी थे, यानी ये ऑपरेशन मिलजुल कर हुआ। इन्हें किसी तरह से ट्रैप किया गया, इन तक पहुंचा गया और वहां से उस शहज़ादी को उठाकर ज़बरदस्ती उस शिप में डाला गया और उसके बाद आज तक किसी को पता नहीं कि वो शहज़ादी कहाँ है। लेकिन इस मामले पर इंडिया भी खामोश रहा। ना मोदी ने यह क्रेडिट लिया कि हमने ये किया वो किया, और ये अवार्ड भी मोदी को इसकी इसी खामोशी और ऑपरेशन की कामयाबी की वजह से दिया गया, क्योंकि दुबई के बादशाह का ये मौक़िफ़ था कि अगर मेरी बेटी किसी दूसरे मुल्क भाग जाती तो मेरे लिए ज़िल्लत की बात होती
کہ میری اپنی ہی بیٹی میری بادشاہت سے مطمئن نہیں ہے۔ یاد رکھیں باقی عرب ممالک میں اور عرب افریقن جو کنٹریز ہیں، جیسا کہ لیبیا کو تباہ کیا گیا، عراق کو تباہ کیا گیا، اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ وہاں کے حکمران ظالم تھے اور عوام پر ظلم کرتے تھے۔ جب ایک حکمران کی اپنی بیٹی باہر چلی جاتی ہے اور بتاتی ہے کہ یہاں ظلم ہوتے ہیں، کیونکہ UAE اور سعودی عرب جیسے جو ممالک ہیں وہاں آئیڈن گرپ کے ساتھ حکومت کی جاتی ہے، اس لیے یہ جو یہاں آپریشن ہوا تھا یہ بنیادی طور پر UAE کو ذلت سے بچانے کا آپریشن تھا، اور اسی کے اعزاز میں یہ ایوارڈ مودی کو دیا گیا۔ یہ تصویر چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ ان حکمرانوں کے ذاتی مفادات امت کے مفادات سے بہت اوپر ہیں۔ ان کی اپنی حکومت کرنا، ان کا بادشاہ رہنا یہ امت کے مفادات سے بہت بلند ہے۔ اس لیے ان لوگوں سے امید نہ کریں، ورنہ صرف 2 ملک سعودی عرب اور UAE اگر انڈیا کا آئل بند کر دیں تو 2 دن میں کشمیر آزاد ہو جائے گا، صرف 2 دن میں۔ لیکن یہ لوگ نہیں کریں گے، صرف یہ لوگ اربوں ڈالرز کی انویسٹمنٹ کر کے انڈیا کی اکانومی کو بوسٹ کر رہے ہیں۔ یہ 2 ملک یہ کرنا چھوڑ دیں اور دھمکی دیں کہ ہم یہ نہیں کریں گے، کشمیر یوں آزاد ہو جائے گا۔ یہ اسرائیل اور فلسطین کے مسئلے سے مختلف ہے۔ اسرائیل کو تو پوری دنیا مالی طور پر سپورٹ کر رہی ہے۔ امریکہ کے بجٹ کا ایک مخصوص حصہ ہر سال اسرائیل کو دیا جاتا ہے۔ اسرائیل کو ٹیکل کرنے کا مختلف طریقہ ہے، شاید اس کا سلوشن ملٹری ہے، لیکن ملٹری کے بغیر ہی انڈیا کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے، جو یہ لوگ نہیں کریں گے کیونکہ ان کے ذاتی مفادات رکاوٹ بنتے ہیں۔ انہوں نے بس حکمران رہنا ہے، عیاشی کرنی ہے، انہوں نے بس بڑے بڑے برج الخلیفہ بنا کر اپنا نام اونچا کرنا ہے۔ انہیں اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ اس وقت جہاد مسلم امت پر فرض ہے، فلسطین کے لیے بھی اور کشمیر کے لیے بھی۔ تو دوستوں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں۔ اس کے متعلق کوئی بھی سوال ہو تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔